मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो हिस्ट्री में बहुत एक्साइटिंग है पर थोड़ा भुला दिया गया है। हमारे पास जो नोट्स और सोर्सेज हैं आज वो शका डायनेस्टी की कहानी बताते हैं। हाँ, जिसे हम हिस्ट्री में इंडो-साइथियंस भी कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मली एंशिएंट इंडिया की बात होती है तो सबका ध्यान सीधा मौर्यज या गुप्तास पर चला जाता है, पर इन मध्य एशियाई नोमैडिक वॉरियर्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इन्होंने इंडिया को पूरी तरह बदल दिया था। बिल्कुल सही कहा। मतलब अपनी जान और कबीले को बचाने के लिए वो एक सर्वाइवल स्ट्रगल लड़ते हुए इंडिया की तरफ आए थे और 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सीई तक इनका असर रहा यहाँ। आज हम इनके ओरिजिन, इनके महान राजाओं और लेगेसी को कवर करेंगे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे घास के मैदानों से आकर इन्होंने लोकल रूलर्स को हटाया और खुद को इंडियन कल्चर में मिक्स कर लिया। चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। आप चलते हैं अगले पेज पर। तो दूसरी स्लाइड की इस इमेज को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक घुड़सवार वॉरियर की फोटो है। इनकी ओरिजिन की कहानी इन्हीं ठंडे स्टेप्स यानी घास के मैदानों से शुरू होती है। सही का। और चाइनीज सोर्सेज में ना इन शकास को साई कहा गया है। ये एक जगह नहीं रहते लार्स, बल्कि घूमने वाले यानी नोमैडिक कबीले थे और इनका पूरा जीवन घोड़ों और हॉर्स राइडिंग पर ही निर्भर था। मतलब ये घोड़ों पर बैठकर तीर चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। और इनका जो सबसे बड़ा ग्रुप था जिसे साइवांग कहते थे, उन्होंने पामिर पहाड़ों को क्रॉस किया था। एकदम सही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाइनीज में वांग का मतलब राजा या स्वामी होता है। ये टाइटल दिखाता है कि वो अपने एरिया में कितने पावरफुल और डोमिनेंट थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब इस तीसरी स्लाइड के नक्शे को देखिए दोस्तों। यहाँ एरो से इनका रूट दिखाया गया है। इस नक्शे से क्लियर समझ आता है कि इनका इंडिया आना एक्चुअली एक डोमिनो इफेक्ट का रिजल्ट था। बिल्कुल एक जियोग्राफिकल चेन रिएक्शन थी वो। उस वक्त सेंट्रल एशिया में कबीलों के बीच लड़ाइयाँ चल रही थी। सबसे पहले एक बहुत ही खतरनाक कबीला था श्योंगनू। उन्होंने अपने पड़ोसी युएजी कबीले पर बड़ा हमला कर दिया। और फिर जान बचाकर भागते हुए युएजी ने सीधा इन शकाज यानी साई लोगों पर अटैक कर दिया होगा और उन्हें वहां से साउथ की तरफ धकेल दिया। अब चलते हैं अगले पेज पर। चौथी स्लाइड के इस पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं कि जब ये लोग इंडिया आए तो यहाँ की एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। मौर्य एम्पायर पूरी तरह खत्म हो चुका था और इंडो ग्रीक्स भी वीक थे। अगर हम इसको बड़े सीन से कनेक्ट करें ना, तो वहाँ एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में बंट गया था। तो मतलब शकाज को एक ऐसा खुला मैदान मिल गया जहाँ उन्हें रोकने वाला या कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस देने वाला कोई बचा ही नहीं था। हाँ, और उन्होंने इस पॉलिटिकल बिखराव का पूरा फायदा उठाया। लोकल रूलर्स को बहुत ईजिली हराकर उन्होंने अपनी एक मजबूत और परमानेंट सत्ता वहां स्थापित कर ली। अब चलते हैं अगले पेज पर। 5वीं स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। यहाँ लिस्ट बनी है मेजर रूलर्स की। तो इंडिया में आने के बाद शका पावर 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी। एक नॉर्दर्न क्षत्रपास और दूसरे वेस्टर्न क्षत्रपास। नॉर्दर्न वाले मथुरा के पास थे और वेस्टर्न जिनका असर मालवा और गुजरात में था। इस पूरी टाइमलाइन में 4 सबसे मेन रूलर्स हुए हैं: माओइस, एजीज फर्स्ट, नहापाना और रुद्रदामन फर्स्ट। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ वो टर्म भी समझानी होगी, गवर्नर और राजा वाली। हाँ, एक एग्जाम पॉइंटर यहाँ ऐड करना चाहूंगा। जो इनके प्रांत के गवर्नर होते थे उन्हें क्षत्रापा कहा जाता था और जो इंडिपेंडेंट राजा होते थे वो खुद को महाक्षत्रापा कहते थे। इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। 6ठी स्लाइड में ये टैक्सिला के प्राचीन खंडर की फोटो देखिए। माओइस, जिसे कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स में मोगा भी कहा गया है, ये इंडिया में शका पावर की नींव रखने वाला पहला राजा था। इसने लगभग 1st सेंचुरी बीसीई के आसपास रूल किया था। इसने गांधारा और इंडस वैली पर कब्जा करके टैक्सिला को अपनी कैपिटल बनाया था, पर इसकी सबसे बड़ी सक्सेस डिप्लोमेटिक थी। मतलब इसने लोकल लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए बिल्कुल इंडो ग्रीक स्टाइल के सिक्के निकाले थे, जिस पर एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ खरोशती स्क्रिप्ट होती थी। हाँ, एकदम चतुर राजनीति थी ये। एक आम इंसान के लिए करेंसी वैसी ही रही। इसीलिए इंडिया में शाका एम्पायर का असली फाउंडर मॉयस को ही मानते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। 7वीं स्लाइड में ये सोने का बिमारान कास्केट देखिए, कितना खूबसूरत काम है इस पर।
मॉइस के बाद अजीज फर्स्ट ने एम्पायर को आगे बढ़ाया और आखिरी इंडो ग्रीक राजा हिपोस्ट्राटस को कंप्लीटली हरा दिया। और उस मिलिट्री जीत से ज्यादा इस बिमारान कास्केट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बढ़ी है। ये अफगानिस्तान के जलालाबाद से मिला था और इसके साथ अजीज फर्स्ट के सिक्के दबे हुए मिले थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर भगवान बुद्धा की शुरुआती आकृतियां उकेरी गई हैं। मतलब इन वॉरियर्स का इंडिया आते ही बुद्धिज्म की तरफ बड़ा झुकाव हो गया था। एकदम ठोस सबूत है ये उनके कल्चर में आए चेंज का। दिखाता है कि इनिशियल शाका रूलर्स पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी का बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा था। अब चलते हैं अगले पेज पर। 8वीं स्लाइड के इस मैप में देखिए दोस्तों, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि शाकास का सबसे लंबा, सबसे स्टेबल और रिच रूल वेस्टर्न इंडिया में ही रहा। इन्हें ही वेस्टर्न क्षत्रपस कहा जाता है। इन्होंने वहाँ के लोकल इंडियन कल्चर और ट्रेड सिस्टम को बहुत अच्छे से अपनाया। इस पूरे रूल में मेनली 2 बड़े राजवंश उभर कर आए। पहला था क्षहाराता वंश, जिसका सबसे पावरफुल राजा नहापाना था, है ना? और दूसरा था कर्दमा का वंश, जिसको चाश्तना ने उज्जैन में एस्टेब्लिश किया था। सही कहा। और आगे चलकर इसी कर्दमा का वंश में रुद्रदामन जैसा महान राजा हुआ, जिसने पूरा वेस्टर्न कोस्ट फ्लरिश कर दिया। अब चलते हैं अगले पेज पर। 9 स्लाइड में ये एंशिएंट पोर्ट और शिप्स की इमेज उस गोल्डन टाइम को दिखाती है। नहापाना क्षहराता वंश का बहुत ही ताकतवर रूलर था। इसका एम्पायर मालवा से लेकर साउथ में पुणे तक फैला हुआ था। इसके टाइम पर इकोनॉमी अपनी पीक पर थी। भरूच, जिसे एंशिएंट टाइम में बरीगाजा कहा जाता था, वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट बन गया था। रोमन एम्पायर के साथ इनका डायरेक्ट ट्रेड था। और ट्रेड के अलावा नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसने ब्राह्मणों को 3 लाख गायें और 16 गांव दान में दिए थे। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हाँ, जो ये साफ दिखाता है कि एक फॉरेन रूलर होने के बावजूद उसने इंडियन सोसाइटी और वैदिक धर्म को कितना अंदर तक अपनाया था। अब चलते हैं अगले पेज पर। 10वीं स्लाइड के इस दरबार की भव्य फोटो देखिए। रुद्रदामन फर्स्ट को शकास का सबसे महान और बुद्धिमान राजा माना जाता है। इसने लगभग 130 से 150 सीई तक रूल किया। इसके मिलिट्री सक्सेसेस और कल्चर दोनों का बैलेंस बड़ा कमाल का था। इसने सातवाहना राजा वशिष्ठिपुत्र सत्कारणी को 2 बार हराया, पर मैरिज रिलेशंस होने की वजह से उसे जीवनदान दिया। ये उसकी बड़ी डिप्लोमेटिक समझ थी। और इसके दरबार में यवनेश्वरा ने एक ग्रीक बुक का संस्कृत ट्रांसलेशन किया था ना, यवना जातक के नाम से। बिल्कुल, उसने तो संस्कृत को पूरी तरह से राजभाषा का दर्जा दे दिया था। उसने इंडियन कल्चर को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लिया था। अब चलते हैं अगले पेज पर। 11वीं स्लाइड में ये प्राचीन शिलालेख की तस्वीर देखिए। ये फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्योर संस्कृत में लिखा गया इंडिया का पहला बड़ा प्रशस्ति शिलालेख है। इसमें सबसे खास बात है सुदर्शन झील की। ये झील ओरिजिन में मौर्य टाइम पर पुष्यगुप्ता ने बनवाई थी, पर रुद्रदामन के वक्त भारी बारिश से ये झील टूट गई थी। और इसने प्रजा को बचाने के लिए उसे दोबारा बनवाया, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स या वृष्टि के, मतलब बिना फोर्स्ड लेबर करवाए। यही सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंटर है यहाँ। उसने अपने पर्सनल खजाने से पूरा काम करवाया था, जो उसके प्रजा हितैषी यानी पब्लिक वेलफेयर नेचर को दिखाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 12वीं स्लाइड में एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसे सत्रापी सिस्टम कहते हैं। उन्होंने एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था और गवर्नर को क्षत्रपा कहते थे। पर इसमें जॉइंट रूल की एक बड़ी यूनिक प्रथा थी दोस्तों। राजा यानी महाक्षत्रपा और युवराज यानी क्षत्रपा दोनों एक साथ मिलकर पावर शेयर करते थे। ये काफी अलग सिस्टम था और इसी वजह से हिस्ट्री में पहली बार सिक्कों पर राजा के चेहरे के साथ उसके पिता का नाम और डेट भी आने लगी थी। सही कहा। ये सिस्टम भले ही थोड़ा डिसेंट्रलाइज था, पर सेंटर के प्रति सारे गवर्नर्स पूरी तरह से लॉयल थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। 13वीं स्लाइड के ट्रेड रूट वाले इस नक्शे को देखिए। इकोनॉमी और ट्रेड के मामले में वेस्टर्न इंडिया उस वक्त अपने गोल्डन पीरियड में था। मेजर पोर्ट बरीगाजा से ह्यूज एक्सपोर्ट होता था। इसका सबसे ऑथेंटिक रेफरेंस हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एंशिएंट बुक में मिलता है। उसमें लिखा है कि इंडिया से मसाले और मलमल यानी फाइन मसलिन एक्सपोर्ट होता था और रोम से बदले में भारी मात्रा में सोना चांदी आता था। साथ ही सेंट्रल एशियन रूट्स होने के कारण इनका सिल्क रूट पर भी अच्छा होल्ड रहा होगा। बिल्कुल, लैंड और सी दोनों ट्रेडिंग नेटवर्क्स पर होल्ड होने की वजह से वेस्टर्न क्षत्रपास का खजाना हमेशा भरा रहता था। अब चलते हैं अगले पेज में। 14वीं स्लाइड में इन प्राचीन सिक्कों की डिटेल्स देखिए। इनकी मुद्रा प्रणाली
उस वक्त के हिसाब से काफी एडवांस्ड थे। इनके सिक्के बाइलिंगुअल थे, यानी ग्रीक और खरोश्ती या ब्रह्मी दोनों लिपियों में। इनकी डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी देखिए। इन्होंने चांदी के सिक्कों का वेट इस तरह सेट किया था कि जब वो रोमन गोल्ड कॉइन्स के साथ एक्सचेंज हो तो एक्सचेंज रेट का प्रॉफिट शकास को ही मिले। ये अप्रोच काफी चालाक और प्रैक्टिकल थी। और हाँ, सिक्कों पर रूलर का पोर्ट्रेट और उसके बनने की एग्जैक्ट डेट लिखने की जो शुरुआत थी, वो भी तो इन्हीं की लेगेसी है। हाँ, डेट्स और बस्ट वाला ये साइंटिफिक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन उन्हीं का सेट किया हुआ है, जिससे आज हिस्ट्री समझने में बहुत हेल्प मिलती है। अब चलते हैं अगले पेज पर। में ये मथुरा लायन कैपिटल और इन मूर्तियों को देखिए। शका रूल के टाइम पर इंडियन और सेंट्रल एशियन आर्ट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। इसके 3 मेन एग्जांपल्स हैं। पहला, गंधारा आर्ट, जिसमें बुद्धा की मूर्तियां ग्रीको रोमन स्टाइल में बनाई गई। दूसरा है गुजरात का देवनी मोरी स्तूपा, जो शका कालीन आर्किटेक्चरल आर्ट का शानदार एग्जाम्पल है। और तीसरा ये मथुरा लायन कैपिटल है, जिस पर खरोश्ती स्क्रिप्ट में लिखा है कि क्षत्रापा राजूला की रानी नादासी कसाना ने बुद्धा के अवशेषों पर स्तूपा बनवाया था। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि रॉयल फैमिली की वुमेन भी आर्ट, कल्चर और रिलीजन को सपोर्ट करने में काफी एक्टिव रहती थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। 16वीं स्लाइड में बुद्धा और यज्ञ की आग दोनों दिखाए गए हैं। ये दिखाता है कि एक फॉरेन कबीला होने के बावजूद उन्होंने यहाँ के धर्मों को पूरी रिस्पेक्ट के साथ जल्दी अपना लिया था। इसमें एक क्लियर ट्रांजिशन दिखता है। अर्ली रूलर्स जो नॉर्थ वेस्ट में थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बड़ा पेट्रोनेज दिया, पर बाद में जब वो वेस्ट में सेटल हुए, उन्होंने कंप्लीटली वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसका प्रूफ नहापाना का बड़ा दान है। और एक प्रो टिप वाली थ्योरी भी तो यहाँ आती है कि शायद गौतम बुद्धा का शक्य कबीला भी ओरिजिनली सिथियन ही था। हाँ, बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है। ये प्रो टिप थ्योरी हिस्ट्री की एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट का हिस्सा है कि सेंट्रल एशिया और इंडिया के लिंक्स कितने पुराने थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। 17वीं स्लाइड में ये कटे फटे सिक्कों की इमेज जोगल थम्बी होड़ की है। शाकास का सतवाहनास के साथ इंडियन डोमिनेंस के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल चला था। हुआ ये था कि ग्रेट सतवाहना रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहापाना को डिफीट कर दिया था, और ये जोगलथम्बी कॉइन्स उसका प्रूफ हैं, क्योंकि गौतमीपुत्र ने उन सिक्कों को रीस्ट्रक करवाया था। किसी और राजा के सिक्के पर अपना नाम छपवाना उस टाइम का सबसे बड़ा अपमान था। पर बाद में रुद्रदमन फर्स्ट ने सातवाहनास को 2 बार हराकर अपना रिवेंज ले लिया। एग्जैक्टली, उसने उन्हें हराकर अपने एम्पायर का खोया हुआ ग्लोरी वापस लौटा दिया था। ये कॉन्फ्लिक्ट इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब चलते हैं अगले पेज पर। 18वीं स्लाइड में इस बैटलफील्ड की इमेज से क्लियरली समझ आता है कि हर आई हुई पावर को एक दिन जाना होता है। लगभग 395 सीई तक इनका लंबा रूल चला और फिर डिक्लाइन शुरू हो गया। उनके पतन का मेन कारण था एक नई पावर का राइज, और वो था गुप्ता एम्पायर। गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न इंडिया पर फुल फोर्स के साथ अटैक किया और उनके लास्ट बचे हुए राजा रुद्रसिम्हा थर्ड की हत्या करके इंडिया में शका रूल को हमेशा के लिए एंड कर दिया। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर ये है दोस्तों कि इसी बड़ी विक्ट्री के बाद ही चंद्रगुप्त सेकंड ने शकारी यानी शकों का शत्रु और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अब चलते हैं अगले पेज पर। 19वीं स्लाइड में ये शाका संवत वाले चक्र की इमेज हम सबको बहुत फेमिलियर लग रही होगी, क्योंकि 78 सीई का ये शाका संवत ही आज इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। भले ही इसकी शुरुआत कुषाणा से जुड़ी हो, पर वेस्टर्न क्षत्रपास के कंटिन्यूअस यूज से इसका नाम ही शाका संवत पड़ गया। इनकी लेगेसी कल्चरल इंटीग्रेशन का एक बेजोड़ एग्जाम्पल है। एक फॉरेन ट्राइब का आकर संस्कृत को अपना लेना और यहाँ के रिलीजन को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कैवलरी में स्टिरअप्स जैसे एडवांस्ड इक्विपमेंट दिए और करेंसी सिस्टम को अपग्रेड किया। और सबसे बड़ी बात, रोमन ट्रेड के थ्रू इनका रूल एंशिएंट इंडिया के ग्लोबलाइजेशन का एक शानदार एरा बन गया था। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो आखिरी स्लाइड पर जरा सोचिए दोस्तों, अगर शाखा कभी उस डोमिनो इफेक्ट का शिकार होकर इंडिया आते ही नहीं, तो आज हमारा हिस्ट्री कैसा होता? क्या हमारा नेशनल कैलेंडर कुछ और होता, या संस्कृत और ट्रेड का इतना बड़ा ग्लोबल एक्सचेंज हो पाता? ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी को खुद से इस बारे में और डीप रिसर्च करने के लिए इंस्पायर करेंगे और आगे पढ़ने का नया पर्सपेक्टिव देंगे। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी।
अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।